अरे मोहन, ये रास्ता तो पहले कभी देखा ही नहीं। हम कहाँ आ गए? बिरजू ने डरते डरते चारों तरफ देखते हुए पूछा। मुझे क्या पता, तू ही बोल रहा था कि शॉर्टकट है। अब देख, घने जंगल में फंस गए हैं और ऊपर से प्यास भी लगी है। अचानक बिरजू की नजर चमकी। अरे, सामने तालाब दिख रहा है। चलो पानी पी लेते हैं, वरना मैं तो यहीं बेहोश हो जाऊंगा। दोनों तालाब की ओर भागते हैं। पानी बिल्कुल कांच जैसा साफ था, लेकिन भयानक सन्नाटा चारों तरफ पसरा था। मोहन झुककर पानी छूने ही वाला था कि उसके हाथ में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के चमक उठते हैं। बिरजू की आंखें फैल गई। ए मोहन, ये सच में खजाना है। हम तो अमीर बन गए रे। मोहन भी चौंक गया। इतना खजाना? लगता है किसी राजा महल का होगा। इसे जल्दी पोटली में भर ले। दोनों सिक्के भरने ही लगे कि अचानक सारे सिक्के गायब और दोनों के हाथ जलने लगे। मेरा हाथ जल रहा है। ये कौन सा खजाना था जो आग बन गया? अचानक तालाब के बीच में नीली रोशनी खटती है और एक चमकता हुआ नीला फूल पानी से ऊपर उठता है। फिर वो हंसने लगता है। मूर्ख मनुष्यों, तुम्हें सच में लगा कि खजाना यूं ही मिल जाएगा? दोनों पीछे हटते हैं। मोहन कांपते हुए बोला, तू बोल कैसे रहा है? तू फूल है या कोई दानव? मैं इस तालाब का रक्षक हूँ। मेरे श्रापित जल को छुआ है तुमने। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई। चुप। जिस पानी ने तुम्हारे हाथों को जलाया है, वही पानी तुम्हें अब अपनी ओर खींचेगा। अचानक दोनों के पैरों के नीचे की मिट्टी नरम होने लगी। उनके शरीर तालाब की ओर खिंचने लगे। बिरजू, पैर संभाल, मैं खींचा जा रहा हूँ, मुझे रोक। बिरजू ने उसका हाथ पकड़ा, पर खुद भी खिंचने लगा। हम बच नहीं पा रहे। कुछ ही सेकंड में दोनों तालाब में गिरते हैं। हे भगवान, आज फिर खाली जाल। रमेश ने पानी से जाल बाहर खींचते हुए थके हुए स्वर में कहा। सूरज ढल रहा था और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी होती जा रही थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर आज भी मछलियां नहीं मिली तो मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने जाल समेटा और बोला, नहीं, अब ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे राजा साहब से मदद मांगनी ही पड़ेगी, शायद वही कुछ कर सकें। वो अपने फटे कपड़ों को झाड़कर राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के ऊंचे फाटक के पास रमेश जैसे ही पहुंचा, पीछे एक पेड़ की ओट से राजकुमारी चांदनी उसे देखने लगी। उसकी निगाह रमेश पर टिक गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और आकर्षण दोनों थे। इतना सुंदर युवक और कितना मासूम चेहरा। वो धीरे से फुसफुसाई, अगर ये मुझे पति के रूप में मिल जाए तो मैं सचमुच भाग्यशाली हो जाऊंगी। कुछ पल बाद वो सीधे रमेश के सामने जा पहुंची। रमेश चौंक गया। आप राजकुमारी? चांदनी मुस्कुराई। हाँ, और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पहली नजर में मुझे तुमसे प्रेम हो गया। रमेश एकदम पीछे हट गया। राजकुमारी, ये उचित नहीं है। मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। आपके साथ मेरा कोई मेल नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। चांदनी की मुस्कान धीरे धीरे कठोर होने लगी। तुम मुझे ठुकरा रहे हो? मुझे, एक राजकुमारी को? रमेश ने विनम्रता से कहा। प्रेम जबरदस्ती नहीं होता राजकुमारी, और मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी के बोझ से दबा हूँ। मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। चांदनी ने आंखें तिरछी की। ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हें इस इनकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। रमेश कुछ समझ नहीं पाया और महल की ओर बढ़ गया। चांदनी ने मौका देख धीरे से महल के अंदर जाकर महाराज के मुकुट से अनमोल हीरा निकाल लिया। अब देखो रमेश, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कुछ समय बाद वो वापस रमेश के पास पहुंची, जो गेट पर खड़ा महाराज से मिलने की अनुमति का इंतजार कर रहा था। चांदनी मीठे स्वर में बोली, तुम बहुत अच्छे हो रमेश, बस एक बार और तुम्हें पास से देखना चाहती थी। वो अचानक उसे हल्के से गले लगा लेती है। रमेश घबरा गया। राजकुमारी, ये क्या कर रही हैं? कोई देख लेगा तो? लेकिन उसी पल चांदनी ने चुपके से हीरा उसकी जेब में डाल दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, अब तुम जा सकते हो। रमेश समझ नहीं पाया
कि ये सब क्या था, पर वो महल के अंदर चला गया। दरबार में महाराज का प्रवेश होते ही सब शांत हो गए। रमेश आगे बढ़ा। महाराज, मैं गरीब हूँ, मेरी बहन की शादी। महाराज ने उसे ऊपर से नीचे देखा। यहाँ भीख मांगने आया है क्या? निकल यहाँ से। महाराज, कृपा करें। तभी चांदनी नाटकीय अंदाज में अंदर आई। पिताजी, ये आदमी बहुत संदिग्ध लग रहा है, इसकी तलाशी कराइए। महाराज गरजे। सैनिकों, इसको पकड़ो, तलाशी लो। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तलाशी लेते ही हीरा रमेश की जेब से निकल आया। तूने मेरे मुकुट का हीरा चुराया, दुष्ट, पकड़ो इसे। सैनिकों ने रमेश को पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। रमेश रोता रहा। महाराज, ये झूठ है, मैंने नहीं चुराया। रमेश खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनियों से आधा अधूरा चमका रही थी। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा दोष मिला? उसके शरीर की हर नस दुख रही थी, लेकिन दिल में उससे भी ज्यादा चोट थी। उस पर लगा झूठा आरोप। वो घुटनों के बल बैठा और कहा, मैं निर्दोष हूँ, कोई तो मेरी बात सुने। लेकिन घने अंधकार में सिर्फ उसकी ही आवाज गूंज रही थी। पीछे से एक आवाज आई, यहाँ क्यों बैठे हो भैया? रमेश चौंक कर पलटा। वहीं खड़ी थी उसकी छोटी बहन नैना। उसकी आंखों में आंसू थे। सब गांव वाले कह रहे हैं कि तुमने चोरी की। ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया नैना, लेकिन राजकुमारी ने मुझे फंसा दिया। भैया, जो भी हो, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। चल, घर चलते हैं। नहीं भैया, मैं आपको एक जगह ले जाना चाहती हूँ, शायद वहीं आपकी किस्मत बदल सके। रात का सन्नाटा था। जंगल शांत था और झींगुरों की आवाजें हवा में घुली हुई थीं। नैना तेजी से आगे चलती जा रही थी। रमेश लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे पीछे। रमेश ने पूछा, नैना, कहाँ ले जा रही हो? नैना ने धीमे से कहा, नीले तालाब के पास। रमेश चौंक गया। वही तालाब जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो जादुई है, जिसकी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति करती है। नैना ने धीरे से कहा, हाँ, और सिर्फ मैं जानती हूँ कि उसकी असली शक्ति क्या है, क्योंकि मुझे उस तालाब की रक्षक आत्मा ने कई बार बुलाया है। तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं कही? नैना हल्का सा मुस्कराई। वक्त नहीं था भैया। दोनों एक बड़े नीले प्रकाश वाले तालाब के पास पहुंचे। तालाब से हल्की हल्की चमक निकल रही थी, जैसे पानी में चांद खुद उतर आया हो। रमेश विस्मित होकर बोला, ये जगह सच में जादुई है। नैना आगे बढ़ी और तालाब के किनारे बैठकर बोली, आओ, इस पानी को अपने हाथों पर लगाओ, ये तुम्हारी सारी पीड़ा मिटा देगा। रमेश ने जैसे ही पानी को छुआ, उसके शरीर में एक गरम तेज रोशनी दौड़ गई। वो हैरान होकर बोला, मेरे जख्म गायब हो रहे हैं। पानी की लहरें खुद ब खुद उछली और एक मधुर सी आवाज हवा में गूंजी, रमेश, तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम पर अत्याचार हुआ है, अब समय है सच सामने लाने का। रमेश घबरा गया। ये किसकी आवाज है? नैना बोली, ये तालाब की रक्षक आत्मा है भैया। अचानक पानी से एक नीली आकृति उभरी। उसकी आवाज गूंजदार थी, रमेश, तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है, उसे खत्म करने के लिए मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। रमेश कांपती आवाज में बोला, मैं बस अपना सम्मान वापस चाहता हूँ और अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहता हूँ। तो सुनो और सत्य को प्रकट करो। राजकुमारी चांदनी ने खुद रत्न चुराकर तुम्हारी जेब में डाला है। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए फंसा रही है क्योंकि तुमने उसके प्रेम को ठुकरा दिया था। नैना गुस्से में बोली, उसने मेरे भैया के साथ इतना बड़ा छल किया। तालाब की आत्मा बोली, लेकिन सावधान, सच्चाई को उजागर करने से पहले तुम्हें महल के काले राज का सामना करना पड़ेगा। रमेश ने मुट्ठी भींची। चाहे जो हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आत्मा ने
उसे एक चमकता हुआ नीला चिन्ह दिया। ये निशान तुम्हें सुरक्षा देगा, लेकिन महल में तुम्हें एक अनदेखा दुश्मन भी मिलेगा। रमेश ने पूछा। कौन है वो? आत्मा चुप हो गई। तालाब शांत पड़ गया। नैना बोली, भैया अब क्या करेंगे? रमेश ने दृढ़ आवाज में कहा। अब मैं महल जाऊंगा और सच को सामने लाकर रहूंगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जलता हुआ विश्वास था और उसके हाथ पर चमकता नीला चिन्ह दुगना तेज हो रहा था, जैसे कोई बड़ी लड़ाई उसके इंतजार में हो।